हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने डीएनए के बारे में पढ़ा था। तो डीएनए न्यूक्लिक अम्ल अपन पढ़ रहे थे और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। तो डीएनए के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे आरएनए। तो आरएनए का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखो आरएनए और डीएनए दोनों ही क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, तो दोनों में कुछ समानता होती है और दोनों में कुछ अंतर होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करेंगे अपन आरएनए के रासायनिक संगठन की। आरएनए का रासायनिक संगठन। तो देखो अपन यहां पर वही पॉइंट पढ़ेंगे जो डीएनए से क्या है? अलग। ठीक है, यानी एक प्रकार से डीएनए और आरएनए में क्या हो जाएगा? यहां पर अंतर ही हो जाएगा। तो देखो रासायनिक संगठन के बारे में बात करें तो देखो सबसे पहली बात आती है शर्करा की। ठीक है, शर्करा। तो डीएनए में अपन ने पढ़ी थी, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सी राइबोज। कौन सी शर्करा होगी? डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, आरएनए में कौन सी शर्करा मिलेगी? तो ध्यान रखना आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में कौन सी शर्करा मिलेगी? राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो ये तो हो गया इसका अंतर शुगर या शर्करा का। राइबोज शर्करा भी 5 कार्बन युक्त होती है, डीऑक्सी राइबोज भी 5 कार्बन युक्त होती है। ठीक है, दूसरी बात करें अपन नाइट्रोजन क्षारक। तो देखो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक थे? डीएनए में एडेनिन था, ग्वानिन था, साइटोसिन था और थाइमिन था। अब आरएनए की बात करें तो आरएनए में एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन थाइमिन नहीं होता। तो इस आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। तो ये तीन तो क्या है? कॉमन, यानी ये तो डीएनए में भी मिलेंगे और आरएनए में भी मिलेंगे। थाइमिन की बात करें, थाइमिन केवल किसमें मिलेगा? डीएनए में। और यूरेसिल केवल किसमें मिलेगा? आरएनए में। ठीक है, तो डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या मिलेगा? यूरेसिल। ठीक है, अब ए और जी ये तो क्या है? ग्वानिन है, सॉरी ए और जी तो क्या है? प्यूरिन है। और सी, पी और यू ये क्या है? पिरिमिडिन है। क्लियर बात? तो पहला अंतर शर्करा का, दूसरा अंतर नाइट्रोजन क्षारक का। अब इसके बाद बात करें तो देखो जो आरएनए है, आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है और आरएनए केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बनता है। क्लियर बात?
तो डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं 2 होगी और आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला 1 होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो आरएनए है, इस आरएनए में कार्बन संख्या 2 पर, आरएनए में कार्बन संख्या 2 पर हाइड्रोजन के स्थान पर, हाइड्रोजन के स्थान पर OH समूह पाया जाता है। ठीक है, इस आरएनए में कार्बन संख्या 2 पर हाइड्रोजन के स्थान पर क्या पाया जाता है? OH समूह पाया जाता है। तो ध्यान रखना, कार्बन संख्या 2, कार्बन संख्या 2 पर डीएनए में तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, और कार्बन संख्या 2 पर इस आरएनए में क्या मिलेगा? OH समूह है। तो कहने का मतलब जो आरएनए होता है इसमें 2 OH समूह होते हैं, यानी डीएनए में OH समूह 1 होता है और आरएनए में OH समूह कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, इस OH समूह 2 होने के कारण जो आरएनए है वो रासायनिक रूप से कम सक्रिय होता है और संरचनात्मक रूप से अधिक स्थायी होता है। यानी 2 OH समूह होने के कारण रासायनिक रूप से कम सक्रिय, यानी डीएनए क्या होता है? अधिक सक्रिय होता है, आरएनए क्या होगा? कम सक्रिय होता है। और संरचनात्मक रूप से आरएनए अधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो देखना यहां पर डीएनए और आरएनए में से संरचनात्मक रूप से अधिक स्थायी कौन होगा? तो आरएनए। और यदि सक्रियता की बात करें कि रासायनिक रूप से डीएनए और आरएनए में सक्रिय ज्यादा कौन होगा, तो ज्यादा सक्रिय कौन होता है? डीएनए। आरएनए कम सक्रिय होता है। इसका कारण क्या है कि आरएनए में 2 OH समूह पाए जाते हैं और डीएनए में 1 OH समूह पाया जाता है। अब देखो, नाइट्रोजन क्षारक अलग है, इसका मतलब एक न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड भी डीएनए में क्या होगा? आरएनए में क्या होगा? अलग। अब देखो, डीएनए में न्यूक्लियोसाइड कौन सा था? डीएनए में न्यूक्लियोसाइड कौन सा था? तो डीएनए में न्यूक्लियोसाइड थाइमिडिलिक अम्ल था। कौन सा था? थाइमिडिलिक अम्ल। अब इस आरएनए में न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? तो ध्यान रखना, आरएनए में न्यूक्लियोसाइड आरएनए में न्यूक्लियोसाइड क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड होगा यूरिडीन। और न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा? यूरिडिलिक अम्ल। यूरिडिलिक अम्ल, यानी डीएनए में न्यूक्लियोसाइड क्या था? थाइमिडीन। क्या था? थाइमिडीन। और न्यूक्लियोटाइड क्या था? थाइमिडिलिक अम्ल। तो आरएनए में थाइमीन नहीं होता, थाइमीन के स्थान पर क्या होगा?
यूरेसिल, तो न्यूक्लियोसाइड तो क्या हो जाएगा यूरिडीन, और न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा यूरिडिनिक एसिड। क्लियर बात? ये हो गई आरएनए की संरचना, सॉरी आरएनए का रासायनिक संगठन। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद बात करते हैं अपन आरएनए के प्रकार। हाँ, अब देखो, अब बात करते हैं अपन आरएनए के प्रकार की। आरएनए के प्रकार, तो देखो, वैसे आरएनए अपन पढ़ते हैं 3 प्रकार का होता है, ठीक है, लेकिन देखो आरएनए को अपन 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं। आरएनए के कितने प्रकार? 2। अब 2 प्रकार कौन कौन से? नंबर 1 जेनेटिक्स आरएनए या आनुवंशिकी आरएनए। अब ये आनुवंशिकी आरएनए क्या है? तो देखो, कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए अनुपस्थित होता है, तो जिन विषाणुओं में डीएनए नहीं पाया जाता उन विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिक आरएनए या जेनेटिक आरएनए। ठीक है, ऐसा आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है वो क्या कहलाएगा? जेनेटिक आरएनए। अब देखो, आपको उदाहरण ध्यान रखने हैं, कौन से ऐसे वायरस हैं जिनमें आनुवंशिक आरएनए पाया जाता है? तो जेनेटिक आरएनए एक तो मिलेगा आपको रेट्रोवायरस, रियोवायरस, ठीक है, टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस में भी आनुवंशिक पदार्थ का काम कौन करता है? आरएनए, मतलब इनमें डीएनए क्या होता है? अनुपस्थित। इसके अलावा देखो पोलियो वायरस, ठीक है, इसके अलावा वुंड ट्यूमर वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, कौन सा? इन्फ्लुएंजा वायरस, MS2 जीवाणु भोजी, ठीक है, इसके अलावा कोलीफाज जीवाणु भोजी, इन विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है क्योंकि इन विषाणुओं में डीएनए अनुपस्थित होता है। अतः ऐसा आरएनए जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है उसको क्या बोलेंगे? आनुवंशिक आरएनए। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए या आनुवंशिकी आरएनए, यानी
जिन जीवों में डीएनए पाया जाता है उन जीवों में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, तो ये किसमें मिलेगा, ये आरएनए उन जीवों में मिलेगा जिनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए काम करता है या जिनमें डीएनए पाया जाता है, उनमें नॉन जेनेटिक आरएनए पाया जाता है। तो नॉन जेनेटिक आरएनए किसमें मिलेगा, ऐसे जीव जिनमें डीएनए पाया जाता है, ऐसे जीव जिनमें डीएनए पाया जाता है उनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अब यहां पर तो ये आनुवंशिक पदार्थ का काम कर रहा था, यहां पर इस आरएनए का कार्य क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना नॉन जेनेटिक जो आरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, तो कार्य क्या हो जाएगा, यह आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, यह आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। क्लियर बात, यहां पर तो आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का काम करेगा और ये आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अब देखो जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार कौन कौन से, नंबर 1 एमआरएनए, ठीक है, नंबर 1 कौन सा है, एमआरएनए, नंबर 2 है आरआरएनए और नंबर 3 है टीआरएनए। तो नॉन जेनेटिक आरएनए कितने प्रकार का, 3, एमआरएनए या इसको मैसेंजर या संदेशवाहक या दूत आरएनए भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संदेशवाहक या दूत आरएनए। ठीक है, दूसरा है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए और तीसरा है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब देखो अपन एक एक की बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन एमआरएनए। एमआरएनए पूरा नाम क्या होता है इसका, मैसेंजर आरएनए, दूत, टेम्पलेट और पूरक आरएनए भी इसको कहते हैं। ये कुल आरएनए का कुल आरएनए का 1 से 5% होता है। ठीक है, इस एमआरएनए का निर्माण कहां होगा, केंद्रक में, यानी निर्माण कहां होता है इसका, केंद्रक में होता है। क्लियर बात, जो जीवन काल है, ठीक है, इनका जीवन काल छोटा होता है। एमआरएनए का जीवन काल क्या होगा, छोटा। क्लियर बात, कुल आरएनए का 1 से 5% होता है, निर्माण केंद्रक में होता है और इसका जीवन काल छोटा होता है। अब देखो इसका कार्य क्या है, तो एमआरएनए आनुवांशिक सूचनाओं को
आनुवांशिक सूचनाओं को केंद्रक से कहां पहुंचाएगा? कोशिका द्रव्य में। आनुवांशिक सूचनाओं को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में ले जाता है, कोशिका द्रव्य में ले जाता है। तो ध्यान रखना, जो आरएनए होता है उसका निर्माण तो केंद्रक में होता है, लेकिन वो कार्य कहां करता है? कोशिका द्रव्य में। तो ये एमआरएनए आनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से कहां लेकर जाएगा? अब डीएनए कहां मिलेगा? केंद्रक में। तो आनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से कहां ले जाता है? कोशिका द्रव्य में ले जाता है। ठीक है, ये काम किसका हो गया? एमआरएनए का। अब इसके बाद देखो दूसरा है आरआरएनए। आरआरएनए या इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। ये कुल आरएनए का 80% होता है, यानी सर्वाधिक आरएनए कौन सा होता है? आरआरएनए। कुल आरएनए का कितना होता है? 80% होता है। आरआरएनए क्या करता है? राइबोसोम का निर्माण। आरआरएनए क्या करेगा? राइबोसोम का निर्माण करता है। और इस आरआरएनए का निर्माण कहां होगा? तो ध्यान रखना, आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका। कहां पर होगा? केंद्रिका। क्लियर बात? तो अपन बात कर रहे हैं आरआरएनए की। आरआरएनए कुल आरएनए का 80% होता है, इससे राइबोसोम का निर्माण होता है। और इस आरआरएनए का निर्माण कहां होगा? केंद्रिका। अब देखो इसके अलावा ये आरएनए का सर्वाधिक स्थायी रूप है। आरएनए का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? तो ध्यान रखना, आरएनए का सर्वाधिक स्थायी रूप आरआरएनए होता है। इसका जीवन काल लंबा होता है। जीवन काल कैसा होगा? लंबा। क्लियर बात? एमआरएनए का जीवन काल छोटा होता है, आरआरएनए का जीवन काल लंबा होता है। ठीक है, अब देखो इसका कार्य क्या है, किसकी बात करेंगे अपन? कार्य की। तो यह टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से तथा एमआरएनए को राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जोड़ता है। छोटी उप इकाई से जोड़ता है। क्लियर बात? राइबोसोम देखो आरआरएनए का कार्य, तो आरआरएनए क्या करता है? टीआरएनए को तो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जोड़ता है और एमआरएनए को राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जोड़ता है। अपन ने राइबोसोम में पढ़ा था कि राइबोसोम की दो उप इकाइयां होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से कौन जुड़ेगा? टीआरएनए। और जोड़ने का काम कौन करेगा? आरआरएनए।
राइबोसोम की छोटी उप इकाई से कौन जुड़ेगा? mRNA। और जोड़ने का काम कौन करेगा? rRNA। क्लियर बात? यह हो गया rRNA। अब इसके बाद देखो तीसरा RNA। तीसरा है tRNA। tRNA या ट्रांसफरेंट RNA। यह है कुल RNA का कितना होगा? 10 से 15%। इसका निर्माण भी केंद्रक में होगा। tRNA और mRNA दोनों का निर्माण कहाँ होगा? केंद्रक में। और rRNA का निर्माण कहाँ होगा? केंद्रिका में। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस tRNA को विलेय RNA भी कहते हैं। तो विलेय या घुलनशील RNA कौन सा होगा? tRNA। ठीक है, इस अगला पॉइंट देखो। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। विलेय या घुलनशील RNA किसको बोलते हैं? tRNA को। आकार में छोटा, सबसे छोटा आकार में RNA कौन सा होगा? tRNA। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कार्य की। तो इस tRNA का कार्य क्या है? तो tRNA प्रोटीन संश्लेषण के समय mRNA पर उपस्थित प्रोटीन संश्लेषण के समय mRNA पर उपस्थित कोडोन के अनुसार, mRNA पर उपस्थित कोडोन के अनुसार एमिनो अम्लों को राइबोसोम तक लाता है। तो ये ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर किसका करता है? एमिनो अम्ल का। ठीक है, तो जब प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन निर्माण के समय mRNA है उस पर आनुवंशिक कोड पाए जाते हैं। उन आनुवंशिक कोड के क्रम के अनुसार ये कोशिका द्रव्य में से एमिनो अम्लों को सक्रिय करके राइबोसोम तक लाने का काम करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आरएनए के प्रकार। अपन ने आनुवंशिक आरएनए पढ़ा है, और आनुवंशिक आरएनए कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक है, mRNA, rRNA और tRNA। ठीक है,